दोस्तों आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, या हम बोले बेल बिफोर अरेस्ट, या ये कहिए कि बिना जेल जाए आपको बेल चाहिए तो उसे हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। जिस बेल को अभी जो नए कानून आएंगे, जिसको कि सीआरपीसी के 438 सीआरपीसी में मेंशन किया गया है कि आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। रेमेडी आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि अरेस्ट से पहले आपकी बेल हो जाए तो आपको एंटीसिपेटरी बेल की तरफ जाना चाहिए। या फिर मैं आपको कहूं कि आपको, अगर आपका मामला कुछ ऐसा है कि आपका नाम उस केस में आना ही नहीं चाहिए, या फिर कोई एविडेंस है ही नहीं, या फिर फर्जी तरीके से आपका नाम डाला गया उस केस में, या फिर आपको फंसाया जा रहा है, तो ऐसे में आपको 482 ऑफ सीआरपीसी के अनुसार आपको लगानी चाहिए अपनी क्वेश्चन। आपको लगानी चाहिए क्वेश्चन में आपको जाना चाहिए एफआईआर को रद्द कराने के लिए। देखा जाता है जब आप किसी भी वकील साहब से जब आप मिलते हो या आप टेलीफोनिक आप बात करते हो किसी से भी, जब अपने केस को पूरा बताते हो तो उसके बाद आपके वकील साहब आपको एडवाइस करते हैं कि आपको क्वेश्चन में जाना चाहिए, मतलब कि एफआईआर को रद्द कराने जाना चाहिए, या फिर आपको एंटीसिपेटरी बेल लेनी चाहिए। पर जितने भी तरह के आपके सवाल हैं, जो आपके दिल में एंटीसिपेटरी बेल को लेकर सवाल हैं, आज मैक्सिमम सवालों को मैं क्लियर कर दूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा देखें और मैं 3 मुद्दों पर बात करूंगा, कहां कहां आप गलतियां करते हो या क्या कुछ आपको पता होना चाहिए। वीडियो को पूरा देखेंगे तो एंटीसिपेटरी बेल को लेकर सभी तरह के डाउट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, सीआरपीसी 438 के बारे में बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है बेल पर, बहुत सारे अलग अलग तरह के चीटिंग एंड फॉर्जरी के केसेस पर, एनडीपीएस पर, पॉक्सो पर, 307 के आईपीसी पर, 302 आईपीसी पर, बहुत तरह की वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी। इंटरिम बेल पर भी मिलेगी, रेगुलर बेल पर भी, एंटीसिपेटरी बेल पर तो बहुत सारी वीडियोस हैं। जब भी कोई एफआईआर में आपका नाम आता है तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना है या फिर एफआईआर को क्वैश के लिए जाना है, मतलब एफआईआर को रद्द कराने के लिए जाना है। यह आपको पता नहीं होता। कई बार आप एंटीसिपेटरी बेल लगाते हो जबकि मामला क्वैश का था, कई बार आप क्वैश लगा देते हो जबकि मामला क्वैश में जाएगा नहीं, वो एंटीसिपेटरी बेल ही आपको मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी आप गलतियां करते हो। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप अगर कभी भी एंटीसिपेटरी बेल लगाते हो, पहला मुद्दा यही है आपका कि आप कभी भी एंटीसिपेटरी बेल लगाते हो, पूरी डिटेल में अपने केस को अपने वकील साहब को डिटेल में बताएं। फोन पर बताएं, व्हाट्सएप पर बताएं, या लिख कर बताएं, या फिर जाके पर्सनली वकील साहब से मिलें, पर डिटेल में अपने केस को जरूर बताएं। और अगर आपके वकील साहब जब आपको बता रहे हैं और आप सेटिस्फाई नहीं हो, या फिर आपको ग्राउंड नहीं मिल रहे हैं, तो मेरा मानना है आपको बेल उन वकील साहब से नहीं लगवानी चाहिए, वहां से उठकर चले जाना चाहिए आपको, क्योंकि ग्राउंड जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और जब भी कोई भी वकील साहब से आप जब मिलते हो, जब एंटीसिपेटरी बेल को मूव करते हैं, तो उस बेल का ड्राफ्ट आप जरूर मंगाएं उनसे, अपने व्हाट्सएप पर मंगाएं, मेल पर मंगाएं, और उस ड्राफ्ट को पढ़ें कि वो क्या मेरी बेल लगाने वाले हैं। उस बेल के बारे में आपको ही पता नहीं होगा तो फायदा नहीं है दोस्तों, किसी काम की वो बेल है नहीं। आपने जो बोला वो उसमें मेंशन नहीं है, जो डिटेल में बात बतानी चाहिए वो डिटेल में चीजें नहीं है। जजमेंट्स हो सकते हैं कि आपके केस पर कुछ जजमेंट्स हों, हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, जो कि मेंशन नहीं किए गए हैं। तो ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए, इतनी चीजें आपको नहीं पता, आपको यही नहीं पता क्या एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर दी गई, क्या बहस हुई, तो कोई फायदा नहीं है दोस्तों उन चीजों का। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। जब भी कभी भी एंटीसिपेटरी बेल आपके वकील साहब लगाते हैं, तो वकील साहब को भी ये बात हालांकि पता होनी चाहिए। जितने भी आप में से नए वकील साहब हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, कोई भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, अभी अभी आपने वकालत शुरू की है, तो आपके लिए बहुत जरूरी है ये बात जानना कि जैसे आप एंटीसिपेटरी बेल लगाते हैं तो वहां जो आईओ अपना रिप्लाई लेकर आता है, स्टेट की तरफ से जो रिप्लाई आता है उस बेल पर, वो लेना आपका दोस्तों अधिकार है। आपको वो रिप्लाई मांगना चाहिए, आपको वो रिप्लाई बिल्कुल मिलेगा। आप रिप्लाई मांगिए कि क्या रिप्लाई दिया है, उस रिप्लाई को पढ़िए, वहां पर जज साहब से 10 मिनट का टाइम ले लीजिए, उसको पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा जो आपने अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई है, उस बेल एप्लीकेशन को कहां से वो काउंटर कर रहे हैं, मतलब क्या क्या बोल रहे हैं वो कोर्ट में, और क्या भी पीपी साहब बहस करने वाले हैं, आपको पहले से ही पता चल जाएगा। और अगर मान लीजिए आप कोई भी है जिसने बेल लगाई है, बेल आपकी डिसमिस हो गई है, तो भी
वो जो रिप्लाई आया है जरूर ले लें। हाई कोर्ट में उसकी जरूरत पड़ेगी। जब दूसरे वकील साहब से आप हाई कोर्ट में बेल लगवाओगे या सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो भी जरूरत आपको उसकी पड़ सकती है। बेल की कॉपी जरूर ले लें और जो रिप्लाई आया उसकी कॉपी जरूर ले लें, आपके बहुत काम आई। अब हम बात करते हैं तीसरे मुद्दे की, कब एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती या फिर एंटीसिपेटरी बेल में क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, आप जब एंटीसिपेटरी बेल लगाते हो, बहुत सारे मामले तो सिंपल नेचर के होते हैं, बहुत सारे मामले सीरियस नेचर के होते हैं और बहुत सारे मामले हीनियस नेचर के होते हैं। हीनियस अपराध जिसको हमारे समाज में हीनियस माना गया, उसमें जल्दी से एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती तो ये मान लीजिए आपके वकील साहब के लिए मशक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में वकील साहब वही चुने जिन्हें उसकी नॉलेज हो, जिन्होंने वो पहले केसेस लड़े हों, जिनको उसके बारे में पता हो, पहले एंटीसिपेटरी बेल फाइल की हो, एंटीसिपेटरी बेल के नियम पता हो। वरना आप सीधा एंटीसिपेटरी बेल लगवा लोगे, वकील साहब ने पहले वो केस कभी नहीं लड़ा। देखो, नहीं लड़ा वो चलेगा, क्योंकि कई बार पहला केस ही वकील साहब के पास उस तरह का आता है, पर नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज नहीं है उस एक्ट की, नॉलेज नहीं है उस सेक्शन की, नॉलेज नहीं है उस पर्टिकुलर केस की, तो आपके केस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे वो। और केस को डिटेल में अगर उन्होंने नहीं जाना आपके केस को, तो भी नहीं वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ये बातें आप ध्यान रखें, क्योंकि बार बार आपको चांस नहीं मिलेंगे। आप जाएंगे सेशंस कोर्ट में, फिर आप जाएंगे हाई कोर्ट में, फिर हो सकता है जाना पड़े सुप्रीम कोर्ट में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इन चीजों पर थोड़ा सा भी भटकोगे, गलत चयन कर लोगे, तो आपकी बेल दोस्तों नहीं होगी। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट पर, जो आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। जब भी दोस्तों आप एंटीसिपेटरी बेल लगाते हो, क्वेश्चनिंग का केस बनता है, आप क्वेश्चनिंग में ना जाकर सीधा एंटीसिपेटरी बेल लगा देते हो, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्वेश्चनिंग में जाना चाहिए। क्वेश्चनिंग में जाओगे तो अपने उस प्रोसीडिंग को स्टे करवा सकते हो आप, जब तक आपका केस डिसाइड नहीं होता। आपको करना चाहिए। हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग लगा दी, मान लीजिए हाई कोर्ट से क्वेश्चनिंग नहीं गई तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट में भी क्वेश्चनिंग हो सकती है, तो कई सारे ऐसे छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जो हाई कोर्ट नहीं पकड़ पाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में कई बार आपने सुना होगा कि ऐसे मामले वहां पर गए, बहुत छोटी सी एक गलती की वजह से भी एफआईआर को रद्द कराया जा सकता है। तो आप क्वेश्चनिंग का सहारा ले सकते हैं। एंटीसिपेटरी से भी बहुत अच्छा वो ऑप्शन है। एंटीसिपेटरी बेल में आप जाएंगे, सेशंस कोर्ट से डिसमिस हो गई तो हार ना माने हाई कोर्ट में जाएं। हाई कोर्ट से बेल डिसमिस होती है, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हार ना माने। अगर आप हार मान जाते हैं तो उसे सरेंडर कर दो, फिर तो बात ही नहीं है एंटीसिपेटरी बेल लगाने की। बेल लेकर, रेगुलर बेल लेकर आप बाहर आओ। पर एंटीसिपेटरी बेल लगा रहे हो तो पूरी लड़ाई आपको लड़नी चाहिए, अच्छे वकील साहब का चयन करना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए वकील साहब को पूरा केस आपका पता हो। तो ये सब चीजें अगर आप फॉलो करते हैं दोस्तों, मेरा मानना है एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। कोई भी किसी भी तरह की आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं, हमसे कुछ जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर है व्हाट्सएप करें। कोई सवाल दिल में है, सवाल पूछें, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। और हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।